कहाँ तक पढ़े थे न्यूमेरिकल? इंटरमीडिएट स्टार्टिंग हेडिंग डालो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट शुरू करेंगे। सबसे पहले 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास कार्बोकैटायन, और कौन कौन से बताए थे मैंने कल तुम लोगों को? कार्बेनायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, फिर आपके पास आते हैं कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, ये 6 इंटरमीडिएट से बाद में आज उनको पढ़ना एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डाल लो कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन है क्या मेरे पास? अगर मैं लिखूं तो CH3 प्लस में लिखूं। ठीक है, ये है। ठीक है, अब मैं अगर इसका देखूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 3 पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1, ठीक है, 2, 3, और 1 इलेक्ट्रॉन जो था उसने वो डोनेट कर चुका है। अगर मैं अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स देखूं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके पास आपको दिख रहा है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी मेरे पास? sp2 होगी। बॉन्ड एंगल कितने होंगे सारे? ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितने होंगे मेरे पास? 120 डिग्री। इस शेप को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब लिखोगे शेप क्या है मेरे पास? ट्राइगोनल प्लेनर है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हम लोगों ने बोला कि ये किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोकैटायन बनाने के लिए मेरे को कौन सा क्लीवेज करना पड़ेगा? होमोलिटिकल या फिर हेटेरोलिटिकल? कल में पढ़ा था ना, 2 टाइप के क्लीवेज पढ़े थे। एक तो था होमोलिटिकल और दूसरा क्या था मेरे पास? हेटेरोलिटिकल था। होमोलिटिकल के अंदर क्या बनता था? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता था, और हेटेरोलिटिकल के अंदर आयंस बनते थे। तो मेरे पास अगर मेरे को कभी भी अपना इंटरमीडिएट क्या चाहिए? कार्बोकैटायन, तो मेरे को कैसा क्लीवेज कराना पड़ेगा? हेटेरोलिटिकल क्लीवेज कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इट इज फॉर्म बाय हेटेरोलिटिकल क्लीवेज। हेटेरोलिटिकल क्लीवेज से ही इसका क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है। समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर है। तो बताओ ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तब मेरे पास कैसा होता है? वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे CH3+ एक एग्जांपल है, और असली में इसका क्या होगा? R+ लिखोगे आप। कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए? मेरा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, होमोलिटिकल क्लीवेज से बनाए जाएंगे, और कैसे में हमेशा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है, तो वो आपको बीच में बोलेगा कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो आप देखते बता दो वो कैसा होगा? मेरे पास डायमैग्नेटिक होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो लिख लिया ये। अगले लिखते हैं कार्ब एनायन के लिए। पहले बार खुद से कोशिश करो लिखने की, फिर मैं बताता हूँ आपको। जो जो पॉइंट आपने इसके लिए लिखे खुद से कोशिश करो क्या हो सकता है। क्या हुआ? सेकेंड है मेरे पास कार्ब एनायन। कार्ब एनायन तो चार्ज कैसा होगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैं लिखूंगा R माइनस की तरह होगा ये। ठीक है, अब देखो कैसे हो सकता है, या तो मैं बोलूं CH3 माइनस है, ठीक है, जिसमें कार्बन, फिर लगाऊंगा यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 और ये क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। वैसे तो इसका शेप कैसा होगा जैसे अमोनिया का होता है ना, अमोनिया कैसा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर लोन पेयर, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे लगे होंगे, और ये नेगेटिव चार्ज का होगा ऊपर प्रेजेंट, ठीक है, अमोनिया जैसा शेप होगा। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, वो बताऊंगा अभी मैं। वो बस ये कि जो लोन पेयर था वो नीचे आता था और हाइड्रोजन सारे ऊपर आ जाते थे, ठीक है, फर्स्ट मेडिसिन में देखने। अब आप मुझे एक काम करो, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, कैसे निकाली? एक सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर की तरह कंसीडर करते हैं। तो 1, 2 और 3, 3 होने पर कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसकी बात करें तो एक ये और एक ये, दो पर क्या होगा? ये मेरे पास sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये तीनों केस अपने पास यहाँ पर पॉसिबल है, जो लोगों ने तीनों बनाए। अब बताओ ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। जिनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है मेरे पास? अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हम देख दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे पास इसके काम करेगा, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी मेरे पास कैसा है? कंप्लीटेड है, ठीक है। अब जो इसके अंदर आप देखोगे ये जो नेगेटिव चार्ज है लॉन पेयर की तरह काम कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी कैसे है मेरे पास? पेयर है, ठीक है। ये दोनों एक साथ पेयर है, तो ये भी मेरे पास कैसा होता है? डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये कार्ब एनायन है तो ये कैसे बनेगा? होमोलिटिकल से या फिर हेटेरोलिटिकल से? हेटेरोलिटिकल क्लीवेज से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था आयंस मेरे कैसे बनते हैं? हेटेरोलिटिकल क्लीवेज से बनते हैं, तो इसलिए ये भी मेरे पास कैसे बनेगा? हेटेरोलिटिकल क्लीवेज से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको लिख लो। नेक्स्ट आपके पास फ्री रेडिकल। थर्ड केस की बात करते हैं, जो कि अपने पास क्या है? फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल का हम लोगों ने देखा था, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, बट क्या होगा? 3 के साथ ही बॉन्ड बना होगा, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तब तो कार्बोकैटायन बनता था, अगर एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता था तब क्या बनता था? कार्ब एनायन बन रहा था। अगर वो ना गेन करे ना लूज करे, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसने अभी तक किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं की है। तो अगर मैं इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितने होंगे?
1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये किससे काम करेगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी गेन कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज ये कैसा होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब बताइए पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा, इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बनेगा, तो वो कैसा होगा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये कार्बन मेरे पास कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जनरली मेरे फ्री रेडिकल सारे कौन से होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। बट मैंने आपको ये केस कराया था CF3 फ्री रेडिकल, इसमें से हाइब्रिडेशन क्या होती थी, बेंट रूल करके कराया था मैंने, है कि नहीं? जब परसेंटेज कैरेक्टर में बता रहा था आपको, तो वहां पर मैंने आपके पास इसका बताया था, नोटबुक में देखो, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जब जीओसी कराया था मैंने शुरू में, तो आपको परसेंटेज कैरेक्टर वाले बेंट रूल लिखवाया था। ठीक है, तो मेरे पास CF3 जो होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। बाकी सारे फ्री रेडिकल्स मेरे पास जनरली कैसे होते हैं, sp2 ही होते हैं। बस CF3 को आपको ध्यान रखना है, जो कि मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तब एक लाइन लिख भी लो, नहीं तो फिर वापस से भूल जाओगे। जनरली फ्री रेडिकल्स आर sp2 hybridized with trigonal biplanar structure, but CF3 free radical is an exception. CF3 free radical is an exception. According to Bent rule, due to the presence of more electronegative atom in the surrounding, percentage as character decreases on central metal atom. That is why free radical CF3 is sp3 hybridized. ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी देखो क्या होगा, असली में ऐसा क्यों हुआ तो मैंने आपको बताया था, बट फिर देखो कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी फ्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, मेरे पास फ्लोरीन प्रेजेंट है। ये इसका फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, ये फ्लोरीन मेरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो इसकी p ऑर्बिटल कार्बन की p ऑर्बिटल से ओवरलैप हुई होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि दोनों के बीच में होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ शेयर हो रहा है, इसको कौन अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, अब दूर होते जा रहे हैं।
यानी कार्बन से क्या इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, मतलब जो ये शेड पे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आने चाहिए, बट अब ये इससे क्या होते जा रहे हैं, अब दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, अब कम होता जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो P क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, sp2 से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, sp3 के अंदर, ठीक है। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन में वापस से लिख दें। यहाँ पर मैंने आपको दिया था CH3 था, इधर CH2F था, एक था फ्री रेडिकल CHF2 था और एक आपके पास CF3 था, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखे ना, मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता हूँ, या तो मैं उनका परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछ सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ। आप मुझे बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या ऑर्डर आएगा। ये CH3 फ्री रेडिकल है, कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp2, ये कैसा होगा, sp3। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर कितना है, 33.3% है, यहाँ पर कितना है, 25% है। अब खुद देखो, एक फ्लोरीन के आने से थोड़ा सा और कम हो गया होगा, अगला फ्लोरीन एक और आया तो और कम हो गया होगा, एक फ्लोरीन और ऐड हो गया तो और कम हो गया, ठीक है। तो इसका जो आप ला लो 30 के आसपास होगा, ये मेरे पास कितना होगा, 28 के आसपास होगा, है कि नहीं। इन दोनों का एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग, बट क्या लगा सकते हैं, एस्टिमेशन, या फिर हम लोग अप्रोक्स बता सकते हैं इतना इतना तो हुआ होगा। ये फ्लोरीन ऐड होते जा रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता जाएगा, मेरे पास सेंट्रल मेटल का कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर इससे ज्यादा है, ये। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, फिर बाकी जो चीजें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी वो सारी तो हम लोग कंपेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो अगला लिखो, हम 3 देख लिए हम लोगों ने। सबसे पहले देखा था कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डाया। फिर कार्बोनाइन देखा, वो भी कैसा होता है, डाया, ठीक है। फ्री रेडिकल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब मेरा कार्बोकैटायन है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कार्बोनाइन किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फ्री रेडिकल किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी उसका ऑक्टेट क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अब आते हैं हम लोग, तो ये अपने पास ये 3 हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं कार्बीन की, ठीक है ना, हेडिंग डालो कार्बीन, लिखो कार्बन के बारे में। इट इज न्यूट्रल इंटरमीडिएट, कार्बन इज न्यूट्रल इंटरमीडिएट in which two unused electrons are present in outermost shell of carbon, outermost shell of carbon। अब देखो है कैसा, मुझे पता है कार्बन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्होंने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसे कहते हैं हम लोग क्या, कार्बन। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्टेट अभी इसका कैसा है, इनकम्प्लीट है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज इसके बारे में लिखेंगे तो ये क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। और कोई पूछेगा क्यों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखो, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। कार्बिन मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बिन और एक क्या होता है मेरे पास ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, अब समझना क्या है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन कार्बन की अगर मैं लिखूं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फिगरेशन तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, इसके पास क्या आ गई ये 2p2 आ गई। अब देखो अगर मैं देखूं तो ये मैंने p ऑर्बिटल बनाई कार्बन की जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये कैसा है दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कार्बन वालों ने इनसे बॉन्डिंग बनाना क्या कर दिया शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे मेरे पास तो यहां पर ये s ऑर्बिटल भी है जिसके अंदर क्या है मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन 2s2 लिखा है मैंने ये 2s2 और ये क्या लिखा है मेरे पास 2p2 लिखे हुए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट किया वो आ गया यहाँ पे तो क्या हो सकता है ये इस ऐसे था एंटी बॉन्डिंग में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की तरह ही आ गया। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड तो ये वाला इससे बना लिया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल का बना लिया एक इससे बना लिया। अब ये दोनों अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे पास। ठीक है ना, कौन से ये दोनों जो बचे हुए वो दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों कैसे प्रेजेंट है अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है अपोजिट स्पिन में। ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है सेम यही केस है कार्बन मैंने बनाया यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ इलेक्ट्रॉन थे यहाँ मेरे दो इलेक्ट्रॉन थे और नीचे प्रेजेंट था हाइड्रोजन। ये इसका ये अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है ये यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट हो अगर ठीक है ना हम शुरू अपना क्या कहते हैं कि हम लोग सबको पहले इस तरह से फिल कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं यहाँ पर कैसे प्रेजेंट आ जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक बॉन्ड तो इनका बन गया एक ही बन गया। अब ये दोनों कैसे प्रेजेंट है सेम स्पिन के अंदर प्रेजेंट है। इसको डोनेट कैसे डिनोट कैसे करते हैं इसको लिखते हैं CH2 और एक ऐसे और एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको सिंगलेट कार्बन। पहले सामने देख लो लिखना बाद में CH2 को ऐसे सिंगलेट कार्बन है तो दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है दोनों मेरे पास अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। ट्रिपलेट के अंदर कैसे लिखेंगे CH2 दोनों कैसे है मेरे पास सेम स्पिन में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये मेरे पास कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये क्लॉकवाइज में तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है इसके पास। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास क्या है ये इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया यहाँ पर और फाइनली मेरे पास यहाँ पर इसने भी बॉन्ड बना लिया। ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में क्या होते हैं साथ में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों ने तो एक दूसरे से क्या कर ली बॉन्डिंग कर ली पेयरिंग कर ली अपने पास। तो लास्ट में ये वाला ऑर्बिटल कैसा है अभी यहाँ पर खाली है तो इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर ली तो इसलिए ये तो कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों इसके साथ तो इसकी पेयरिंग हो गई थी इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसके साथ हो गई थी और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर ली तो आखिरी ऑर्बिटल तो खाली हो गया बट ये दोनों कैसे हो गए मेरे पेयर हो गए। ठीक है, बट इसके अंदर क्या इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्बिटल में बात करोगे तो एक क्लॉकवाइज में तो दूसरा कैसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए तभी आपकी बॉन्डिंग होगी या पेयरिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्या बता सकता हूँ ये दोनों कैसे होंगे मेरे पास ये तो डायमैग्नेटिक होगा और ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अभी मत लिखो पहले समझ लो ऊपर वाले पॉइंट भी लिखाऊंगा एक दो ना इसीलिए बोल रहा हूं ये डायमैग्नेटिक हो गया और ये कैसा हो गया मेरे पास पैरामैग्नेटिक हो गया। इसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। एक चीज और बता मुझे क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा या वो ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट। क्यों सुनो ये कमरा है इससे बगल में एक कमरा है इस पूरे कमरे में एक इलेक्ट्रॉन घूमे और एक उस इलेक्ट्रॉन उसको कमरे में घूमे ये चीज ज्यादा स्टेबल है या दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा एक एक में होगा वही स्टेबल होगा क्योंकि
यहाँ पर तो रिपल्शन करेंगे ना एक दूसरे को, तो यहाँ तो रिपल्शन, चलो उस वाले केस में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, बट दोनों एक ही कमरे में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये मेरे पास कैसा हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है मेरे पास, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया आता है यहाँ पर, ये मेरे पास कैसा होता है, लेस स्टेबल, और ये मेरे पास कैसा होता है, मोर स्टेबल। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है वो होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं 2s प्लस 1 से, ठीक है ना, जहां पर s डिपेंड होता है आपके पास n/2 और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सारे तो पेयर है, तभी तो ये डायमैग्नेटिक था, तो n की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0/2 0, s 0 हो गया, s 0 हो गया तो क्या हो गया, 2s 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया मेरे पास 1। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई मेरे पास, 1। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं 2s प्लस 1 से, n मेरे पास s क्या होगा, n/2। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 2, 2/2 1, यहाँ पर 1 रख दो, 2 into 1 1, 1 plus 2 plus 1 3 हो गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं, डबलेट बीच में नहीं आता। ठीक है ना, कई लोग पूछ लेते हैं कि सिंगलेट क्यों, वो ट्रिपलेट क्यों, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, और ये आपको याद करने के लिए भी आसान है। ट्रिपलेट बोला 3 पे टिक कर दो, सिंगलेट बोला किस पे कर दो, 1 पे टिक कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको एक बार लिखो, आप लोग लिखो, पहले सिंगलेट कार्बाइन के लिए लिखो, बोथ, सिंगलेट कार्बाइन लिखना, बोथ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, पहले चलो टेबल बना लो, कोई नहीं, एक बार टेबल बना लो, ये फिर लिखिए पॉइंट लिखाऊंगा। सर बोलो सर, जब सिंगलेट कार्बाइन में वो बॉन्डेड हो जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो कार्बाइन तो रहा ही नहीं। ये है ना, इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड थोड़ी बनाया है, इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है ना यहाँ पे, ये किसी और के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाया ना। अभी भी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 वही है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस उनका स्पिन चेंज हुआ है रोटेशन का। ठीक है, लिखो आप सिंगलेट कार्बाइन के अंदर लिखो, बोथ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल बट डिफरेंट और ऑपोजिट स्पिन। बोथ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल but opposite or different spin। हाँ, सिंगलेट में लिखना, ये सर साइलेंट है ना। ठीक है, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो CH2 ऐसे बना हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए। सर वो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल समझ। देखो ये दोनों अब खुद ही सोचो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन उस रूम में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक यहाँ घूमता है एक वहाँ घूमता है तो रिपल्शन नहीं होगा दोनों में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन में इसी रूम में छोड़ दूं तो घूमेंगे तो सही, बट वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, रिपल्शन नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगी। उन्होंने पेयर नहीं किया, मैं यहाँ पर पेयर्ड है तो अगर पेयर हो गया तभी तो रिपल्शन आया, तभी तो लीस्ट स्टेबल हो गया। सब पहले से पहले तो वो भी होता है ना कि सारे मिल जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये अलग अलग नहीं रहता। ये पेयरिंग से पहले सारे बनने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पी ऑर्बिटल को फिल कर रहे होते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये फिर इसको फिल करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का था तो ये अपने आप इसके पास आके पेयर हो जाता है। तो पेयर हो जाता है और इसमें अलग अलग। हाँ,
इसमें अलग अलग, क्यों अलग अलग है? क्योंकि सेम स्पिन के प्रेजेंट है दोनों, इसी वजह से पेयरिंग नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप एक ऑर्बिटल की बात करो तो अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। अगर ये दोनों में सेम लिख दूंगा ऐसे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर क्या होगा? सेम आ जाएगा। इसके लिए आप प्लस हाफ यूज करोगे तो इसके लिए भी इसका मैग्नेटिक स्पिन आप प्लस हाफ यूज करोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा? सेम, जो कि पॉसिबल नहीं है। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, ये लिख लिया, इसको लिख लो। फिर आप ये स्टेबल रिपल्शन की वजह से लिख लेना इसके आगे। स्टेबल लेस स्टेबल क्या? क्योंकि रिपल्शन होता है। डायमैग्नेटिक ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये मोर स्टेबल है। पैरामैग्नेटिक का मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है। अच्छा, वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, ये मल्टीप्लिसिटी है। इसका फॉर्मूला बता दो। वैसे उसका होता है म्यू अंडर रूट n प्लस 2, जहाँ n होता है मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन। फॉर्मूला लिख लिया उसका, भूल जाएगा। 2s प्लस लिखिए ऊपर और n लिख लिया, ठीक है। n क्या क्यों लिख लेना? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब अपने पास कार्बीन भी क्या हो गया? खत्म। अब कार्बीन में हमको देखे तो हमारे पास दो टाइप के कार्बीन थे, एक थे सिंगलेट और एक क्या था? ट्रिपलेट। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा डायमैग्नेटिक होता है, कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। इसीलिए इसका काम आएगा आगे, जब हम लोग कार्बन, हम लोगों ने इंटरमीडिएट यहाँ पर है, आगे जाके एक डाइक्लोरोकार्बन अपने पास जो है इंटरमीडिएट आता है रिएक्शन से, वहां पर भी दोनों काम आते हैं, इसलिए क्या है कार्बन का। तो क्या बात करते हैं नाइट्रीन की। नाइट्रीन भी सेम इसी की तरह था, R नाइट्रोजन, अपोजिट स्पिन R नाइट्रोजन, मेरे पास रहता है ये सेम स्पिन। इसको बोलते हैं सिंगलेट नाइट्रीन और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। बस इतना इसके लिए सफिशिएंट है। जैसा आपको पता है नाइट्रीन दो टाइप की होती है, एक सिंगलेट और एक मेरे पास ट्रिपलेट। जैसे मेरे पास कार्बिन होती है वैसे मेरे पास नाइट्रीन होती है। नाइट्रोजन पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो बेंजाइन का एनालिसिस है। बेंजीन के लिए दलील पर ठीक है लिखा दूंगा। लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास 6 जो इंटरमीडिएट है वो है बेंजाइन। बेंजाइन की कहानी मैंने पहले बता दी थी आपको, ठीक है। बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बनाने के बाद एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो और ये दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी मेरे पास? sp2 ही होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना, जिसके अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है वो दोनों कार्बन भी मेरे पास कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। ठीक है, सर एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा ना? हाँ एक ही ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो बेंजाइन है ना। बेंजीन में तो क्या होता है? तीनों ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया मेरे पास? बेंजाइन हो गया। तो ये 6 इंटरमीडिएट हैं जो कि रिएक्शन के बीच में क्या आएंगे मेरे पास? काम है। अब आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। पहले लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, पहले हेडिंग डालो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, फिर उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट करके जो पहले अपने पास है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ब्रैकेट में ना आई इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट भी बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। नेक्स्ट है आपके पास
मीसोमेरिक, MESOMERIC। सेकेंड लिखो मीसोमेरिक, MESOMERIC, मीसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आएगा, हाँ बिल्कुल। हेडिंग डाली पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है ना? कंफ्यूजन हो जाएगी कोई, लिखना फिर सेकंड। उसके बाद वो डिटेल में तो लिखा होगा। नहीं नहीं, अभी तो पहले 4 इफेक्ट तो लिख लो, डिटेल तक के बाद में फिर बात करेंगे। पहले चारों के नाम लिख लो ना, कौन कौन से मेरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकंड इफेक्ट होता है आपके पास मीसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट भी लिख सकते हो, इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर आर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? थर्ड लिख ले, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब क्यों भूल जाए 4 इफेक्ट कौन कौन से थे। फिर लिख अपने पास थर्ड, अपने पास देखो थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं। और लास्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अपने पास 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है? पहले तो समझ लेते हैं कैसे कैसे, फिर उनको क्लासिफाई करेंगे। पहले सामने देखते हैं ना, मेरे पास एक कार्बन की चेन बनी हुई है, जहां पर मेरे पास 4 कार्बन लगे हुए हैं, और मैंने यहाँ पर एक ग्रुप ए को अटैच किया है, ठीक है? कोई भी ग्रुप लगा दिया मैंने, जो ए ग्रुप मैंने नाम दिया इसका। मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रुप इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। मतलब ए मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? अब क्या करेगा, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, कोशिश करेगा खींचने की। आप खुद ही सोचो, रस्सी रस्सी का गेम खेलते हैं ना, टग ऑफ वॉर, उसमें क्या है, अगर एक रस्सी है, 5 लोगों ने पकड़ रखी है, अगर आगे से खींचोगे तो इफेक्ट तो पीछे तक पड़ता है, ऐसा थोड़ी तो आगे वाले खींच के पीछे वाले वही खड़े, ऐसा तो नहीं होता। अगर ये एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो सबसे आगे होता है, वो घिसता हुआ आता है। पीछे वाला तो फिर भी थोड़ा थोड़ा घिसता है, पर आगे वाला तो पूरा घिसटता हुआ आता है। इसलिए आपके पास क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा तो ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर जा रहे होंगे। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन्स ए ने खींच लिए, तो इसमें क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये कार्बन इससे थोड़ा और दूर है, इसमें इफेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी जा रहे हैं, बट इसका इफेक्ट क्या हो गया, अब डिस्टेंस के साथ कम हो गया। और दूर जाते तो इफेक्ट और कम हो जाएगा, तो यहाँ मिलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, और चौथे कार्बन पे ये हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद तो इफेक्ट लगता ही नहीं। अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन के बाद या 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, एकदम 0 हो जाता है, लेकिन फिर इतना फर्क नहीं पड़ता वहां पे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए ग्रुप क्या कर रहा था, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। या तो मैं कह सकता हूं, आपने ए ग्रुप को जैसे यहां पर लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास विड्रॉइंग ग्रुप। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं -I। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आप ग्रुप में ए लगाए, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, और ये ए ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं। अभी लिखना मत, पहले समझ लो, लिखवाऊंगा मैं। आपके पास 4 कार्बन लगे हुए, आपने यहाँ पर कोई बी ग्रुप लगाया,
मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रुप से, तो इस बार क्या करेगा, कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी ग्रुप से क्या है अब ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, और ये 4 कार्बन के बाद तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहे होंगे, तो अगर आप देखोगे तो इस बार इलेक्ट्रॉन्स बी ग्रुप से चेन की तरफ आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं बी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, ठीक है ना, बी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस रिंग को, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये बात। अब देखो मैं बोल रहा हूं कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, आज मैंने कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया, अगर मैं 10 साल बाद देखूंगा तो भी कार्बन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बना हुआ है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन ही रहेगी, 20 साल बाद देखूंगा तो भी फ्लोरीन ही रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना टाइम के साथ जाते जाते फ्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, कार्बन ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, तो अगर ये बी ग्रुप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, अगर हम ए ग्रुप की बात करें, ए ग्रुप मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा ही क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, इसीलिए, और जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेगा, जब तक ये मेरे पास क्या रहेगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इसलिए इफेक्ट कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, कैसा होता है ये, परमानेंट, जब तक ये बॉन्ड बने रहेगी तब तक ये इफेक्ट रहेगा, बट ये वीक इफेक्ट होता है, क्यों, 4 कार्बन के बाद तो खत्म ही हो गया, अगर आपकी 5-6 कार्बन की चेन है तो उस चेन में पूरे में नहीं लग सकता, क्योंकि 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, तो एक तो ये वीक इफेक्ट होता है, दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन और ए ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, और सिग्मा बॉन्ड कैसा हो गया, पोलराइज हो गया, पोलराइज मतलब चार्ज डेवलप हो गए, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, यहाँ पर बी ग्रुप और ए सी ग्रुप के, बी ग्रुप और कार्बन के बीच में कैसा था, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, बट अब क्या वो पोलराइज हो गए, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ गया, अब चार्ज आ गया, ठीक है ना, तो आपसे कोई भी पूछेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो पोलराइजेशन होता है सिग्मा ग्रुप का, और क्यों हो रही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जो कि बी ग्रुप और सी ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसकी वजह से ये बॉन्ड कैसा हो रहा है मेरे पास, पोलराइज हो रहा है, ठीक है, तो अब लिखो इस चीज को, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखो, पोलराइजेशन ऑफ अ sigma bond due to polarization of a sigma bond due to polar adjacent bond is known as inductive effect. Is known as inductive effect. Next point लिखो, this effect arise due to electronegative difference Next one लिखो, this is permanent but weak effect. This is permanent but weak effect. और लास्ट पॉइंट लिखो, देखो इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इफेक्ट कैरी ऑन हो रहा है कार्बन चेन के अंदर, बट तीसरे कार्बन के बाद ये बहुत ही कम हो गए और चौथे के बाद तो एकदम क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो अब लिखो इस पॉइंट को, दिस इफेक्ट मूव्स
this effect moves in carbon chain. This effect moves in carbon chain, but its power decreases. Rapidly, and after 4 carbon, ठीक है, और नहीं तो 4 से 3 लिख लो. आफ्टर 3 कार्बन it has no significance. After 3 carbon it has no significance. ठीक है, अब जो सामने लिखा हुआ इसको उतार लो फटाफट. आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे को मैं आपको नोमेनक्लेचर कराऊंगा. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ. क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी. वो इधर कंपाउंड का नाम लिख के बताओ. तो आपको आना चाहिए. सैटरडे संडे को कुछ नोमेनक्लेचर करेंगे. क्या? हाँ, अगले संडे टेस्ट. जीओसी का पूरा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में सॉल्यूशन का. ठीक है, 1 घंटा जीओसी और 1 घंटा सॉल्यूशन. एक बार यहाँ पर भी देखेंगे ना फिर, इसीलिए एक बार यहाँ पर करेंगे. अब देखते हैं. अगले संडे करेंगे टेस्ट. प्रवीण पहले से तैयारी करके रखिए, फिर उस दिन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा. ठीक है, चलिए कोई टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. अभी मेरे पास 2 टाइप के होते हैं. एक तो मैं बोलूंगा मेरे पास कौन से थे, प्लस आई इफेक्ट जो शो कर रहे थे. प्लस आई इफेक्ट वाले मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. दूसरी तरफ है मेरे पास माइनस आई इफेक्ट वाले, और वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. वो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब पावर लिख रहा हूं मैं, आपको ये पावर लिखनी है और इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अंदाजा अपने आप लगने लग जाएगा कि भाई किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है. लिखो, आप साथ साथ में लिखते जाओ.
TDH की मतलब आइसोटोप होते हैं इसके हाइड्रोजन के। अच्छा H TDH हाइड्रोजन का जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या खाली होगा ना तभी तो किसी से अटैच होगा मेरे भाई। अगर तूने CH2 तो एल्कीन बन गया परफेक्ट, फिर अटैच किसके साथ करेगा? सर आईटी बोलते हैं। OMe Me का मतलब होता है मिथाइल, ठीक है। और जिसका भी डैश है ना मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा चेन के साथ, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा, कार्बन कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो एक ही होगा। जिसका आगे डैश है मतलब वो एटम कनेक्टेड है चेन के साथ। ये इसकी पावर है, कौन से ग्रुप की पावर ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ठीक है। यहाँ देखो तो देखो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। 3 डिग्री है, ये कैसा है? 2 डिग्री, ये कैसा हो गया? 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखोगे तो वो भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट वो चेन कैसी है? बड़ी है, ठीक है। फिर छोटी होगी और छोटी होगी, है ना। फिर TDH आ गया बस। यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया। फिर O मिथाइल आपके पास लगा है, OH अल्कोहल लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है ना, PH बताया था ना। 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C6H5 माइनस भी लिख सकते हो, और अपने पास ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जब भी आप कंपैरिजन करोगे इंडक्टिव इफेक्ट का तो आपको क्या देखना है? सबसे पहली चीज मुझे पता है 4 कार्बन के बाद या 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी? डिस्टेंस। क्या देखोगे आप सबसे पहले? डिस्टेंस देखोगे। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अगर ये आपके पास चेन है, ए ग्रुप यहां लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पे, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे लगेगा? इस पे, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे नंबर। नंबर का मतलब एक लगा हुआ है या फिर 2 लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो हम देखेंगे जहां पर जितने ज्यादा नंबर में लगेंगे, आप खुद ही सोचो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे आ जाएंगे ना। अगर विड्रॉ की बात करें, ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दूसरी चीज हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर। जब डिस्टेंस नंबर सेम होगा तब मैं क्या देखूंगा? पावर। और पावर के लिए आपको ये टेबल मैंने यहाँ पर लिखवाई है, ठीक है। तब लिखो ऑन कंपैरिजन जनरली वी फॉलो दिस रूल। डिस्टेंस पहले देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे? पावर देखेंगे। देखो ऑन कंपैरिजन जनरली वी फॉलो दिस रूल
इसी के अंदर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, at same position two weak group at same position two weak group are more effective than one powerful group. देखो सामने, इसका मतलब पहले तो हम डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस देखा तो फ्लोरीन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, यहाँ पर क्लोरीन में कौन से ग्रुप कार्बन पे अटैच्ड है, फर्स्ट पे। डिस्टेंस तो सेम हो गया, दूसरा क्लोरीन में फर्स्ट पे। दूसरा क्या देख रहे हैं, नंबर कितने हैं, एक लगा हुआ है, ये कितने लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, तो मेरा ये ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। थर्ड, अगर हम पावर पहले देख लेते हो तो देखो पहले पावर देखोगे तो फ्लोरीन की पावर क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है, देखो माइनस है इफेक्ट में, है कि नहीं, तो ये इससे ज्यादा पावरफुल होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको उससे पहले क्या देखना है, नंबर। इसलिए मैंने लिखवाया दो वीक ग्रुप है, क्लोरीन के कंपेयर में तो क्लोरीन वीक है, दोनों वीक है, बट इनका नंबर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होगा ऊपर वाले केस से, तो इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, हमने हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आयुष पीछे रफ में लिख के आंसर निकालना, सब कुछ बिना लिखे। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहली, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप खुद सोचो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे, उससे देंगे, और दे कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो मेरे पास प्लस आई इफेक्ट शो करते, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा होगी तो बताओ आपके पास बेसिक नेचर ज्यादा होगा या फिर एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है बेसिक, बेस के लिए, बेस नेचर के लिए। दूसरी बात, चाहे हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें, डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, और जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं किसके, माइनस आई इफेक्ट के। देखो कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगा ना। कल हम लोगों ने क्या बात की थी, कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन को कौन निकाल सकता है, माइनस आई इफेक्ट वाले निकाल सकते हैं, तभी वो क्या होगा, मेरे पास न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसको लिखो बेटा, देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कि नहीं। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे हो, या फिर आप फ्री रेडिकल देखो, या फिर आप कार्बीन देखो, जो कि सारे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो सभी के अंदर सभी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करती है। इस चीज को लिख के रखना कि सभी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही आपको फ्री रेडिकल भी स्टेबल होगा, कार्बीन में और कार्बोकैटायन भी स्टेबल होगा, ठीक है। बेसिक नेचर भी उतना होगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अब लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग इन
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अरेंज फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अरेंज फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। CH3 C double bond OH, ये पार्ट है। ये BCD को अरेंज करो। अच्छा वहां से रिफ्लेक्टेड है। ये क्लोरीन लगा हुआ है। ऊपर है फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे से अगला क्वेश्चन कि ए बी सी डी में चार कंपेयर करना आपको। नीचे का ए बी है, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। कोई बात नहीं, मैं निकाल सकता हूँ आंसर, फिर सब डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चन हमने लिखे, पहले तीनों का आंसर निकालो। आपको एसिडिक नेचर निकालना है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। देखो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप बाकी कर सकें। सर पहले वाले में बी का सबसे ज्यादा होगा। इसमें बी एसिडिक नेचर निकालना, उसका गलत होगा। माइनस साइड से तो चेक करें। तो माइनस है इसका तो सबसे ज्यादा होता है, प्लस साइज का सबसे ज्यादा होता है, तो माइनस साइज कम हो जाएगा। डी सर डी का सबसे ज्यादा होता है। डी ए सी। हाँ देखो, अभी देखो मैं बताता हूँ इसमें, ये ग्रुप तो सबके अंदर सेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी आप देखो एप्लीकेशन पार्ट में मैंने आपको क्या लिखा है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो डायरेक्टली पूछना होगा किसके, माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है ना। हमको क्या देखना है, माइनस आई इफेक्ट देखना है। बट ये जो ग्रुप चारों इसके साथ लगे हुए तो सब कैसे शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं, ठीक है। बट हाइड्रोजन का प्लस आई मेरे पास ज्यादा सबसे कम होता है, तो उसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, इसलिए डी मेरे पास रहेगा सबसे पहले आता है। फिर मेरे पास आता है CH3, प्लस आई ऑर्डर को पीछे की तरफ से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर CH3 आएगा तो इसलिए A, और फिर आपके पास C, और फिर आ जाएगा आपके पास B। ये आंसर है तो ठीक है, बाकी ये सारे आंसर है।
ठीक है, निकाल फटाफट बाकी 2 क्वेश्चन और सॉल्व करो। डिस्कस करके ओके ठीक है। ये तो ये अभी ये ए बी सी डी निकालो फटाफट। ओके चलो डिस्कस करते हैं। अब ये पार्ट तो सबके अंदर क्या है, कॉमन हो गया। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने एसिडिक स्ट्रेंथ आनी थी वो तो ठीक है, वो अपनी जगह है, ठीक है। अब उसके जस्ट बगल में देखो, इस ग्रुप के जस्ट बगल में अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसके जस्ट अल्फा पे क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन। और इसके जस्ट बगल अल्फा कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तो नंबर इनका क्या है, डिस्टेंस तो सब में सेम हो गई अल्फा पे, बट नंबर इसका ज्यादा है, इसलिए डी सी बी और ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर यहाँ पर भी मैं देखूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और मेरे पास यहाँ पर भी है। ये चीजें तो सब में क्या है, सेम है ना। देखिए अभी आंसर क्या आंसर है तेरा, बी सी गलत हो गया। ये देखो अल्फा पे आ गया ना, ये क्या है अल्फा और ये बीटा,
यहाँ देखिए तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ देखिए तो वो ग्रुप ही नहीं है। अब NO2 ग्रुप मेरा क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते है। बट यहाँ पर तो ग्रुप है नहीं, तो D तो मेरा क्या हो गया, सबसे लास्ट में आ गया। तो पहले तो मैं देखूंगा डिस्टेंस, ये अल्फा पे है, ये बीटा पे, गामा पे, तो पास में कौन है, अल्फा, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या होगा B, फिर क्या आ जाएगा C, और फिर लास्ट में आ जाएगा बस D, ठीक है। डिस्टेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, रिवाइज करो, कल और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और आगे अलग फिर रेजोनेंस शुरू करेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे को हम लोग कोशिश करेंगे अपने पास आइसोमेरिज्म करने की, आइसोमेरिज्म नहीं है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, आपके पास स्पाइरो बाइसाइक्लो कंपाउंड बनते हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो सब हो जाएंगे, ठीक है। कल जीव से आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस की तरफ। पर वो तो लगाने की बात करना ना, जो कंप्यूटर की बात क्वेश्चन करना, ठीक है। उससे वो तो कोई भी कर लो, बन सकती है। फिर जो मैंने दिया ना ग्रुप में भेज दिया, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, कंप्यूटर की बात करो। सर आते ही ठीक है, बेसिकली दोनों कैंसिल हो गए। फिर हम देखेंगे दूसरे के पास क्या है, अगर दूसरे के पास दोनों माइनस वाले हुए या एक माइनस वाला हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इससे, और अगर दोनों एक माइनस एक प्लस आई है तो देखेंगे पावर इसकी।